डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर हम लोग नीट 2025 में जो क्वेश्चन आया है, जिसको वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चन इन द हिस्ट्री ऑफ नीट कहा जा रहा है, उसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ये क्वेश्चन सरफेस टेंशन पे बेस्ड है। और ऐसा कहा जा रहा है कि ये क्वेश्चन जेई एडवांस के लेवल का क्वेश्चन है, और जो केवल जेई एडवांस के अंदर अंडर 500 रैंक लाने की जो कैपेबिलिटी रखते हैं स्टूडेंट्स, वही स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, बाकी स्टूडेंट्स नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है, ये कोई टफ क्वेश्चन नहीं है, ये मेरी नजर में एक इजी क्वेश्चन है। जब ये क्वेश्चन मैंने देखा तो ये तो डेफिनेटली मैं कहूंगा कि नीट में पहले ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते थे इस लेवल के। लेकिन अब की बार डेफिनेटली थोड़े टफ क्वेश्चंस आए हैं, लेकिन ये इतने टफ नहीं है, ये सब क्वेश्चंस आप इजीली कर सकते हैं। अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है, आपकी इंट्यूटिव अंडरस्टैंडिंग है, तो ये क्वेश्चन आपको टफ नहीं पड़ेगा। मैं जिन बैचेस में पढ़ाता हूँ, उन बैचेस के अंदर कई सारे तरीके के स्टूडेंट्स रहते हैं। मैं 8th क्लास से लेकर के 12th क्लास तक के सभी स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ। और मैं ये कॉन्फिडेंस के साथ में कह सकता हूँ कि मेरे पढ़ाए हुए जो स्टूडेंट्स हैं, जो कि 9th 10th के अच्छे स्टूडेंट्स हैं, वो स्टूडेंट्स भी इस क्वेश्चन को इजीली कर सकते हैं। केवल जरूरत है आपको थोड़ा सा कैलकुलस आना चाहिए, आपकी फिजिक्स के कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। ये कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। अभी मैं आपके सामने इसको सॉल्व करके दिखाऊंगा, आपको भी रियलाइज होगा कि ये कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, तो चलिए हम पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, कंसिडर अ वाटर टैंक shown in the figure. It has one wall at x is equal to L and can be taken to be very wide in z direction. When filled with a liquid of surface tension S in density rho, the liquid surface makes an angle theta naught, which is very, very less than 1, with the x-axis at x is equal to L. If y is as a function of x is the height of the surface, then the equation of y as a function of x is। तो ये चार ऑप्शन हमको दिए हुए हैं, तो हमको बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ये है, इसमें हमको एग्जैक्टली वाई एज अ फंक्शन ऑफ एक्स ना बता करके उसकी डिफरेंशियल फॉर्म में इक्वेशन बतानी है। ठीक है, जैसा आप ऑप्शंस में देख सकते हैं, तो ये आपके सामने क्वेश्चन है। अगर आपने अभी तक इस क्वेश्चन को ट्राई नहीं किया है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार वीडियो को पॉज करके आप इस क्वेश्चन को ट्राई कर लीजिए, और फिर आप मेरे सॉल्यूशन से लर्न कीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैं होप कर रहा हूँ आपने इस क्वेश्चन को ट्राई कर लिया है। तो चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो हम इसका जो कोर फिजिक्स आइडिया है उसको लर्न कर लेते हैं कि इस क्वेश्चन में बेसिक कंसेप्ट क्या है। तो देखो, आप उसी चीज को देखना जिसको मैं हाईलाइट करूं, तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। अगर आप पूरे पेज को देखोगे तो कंफ्यूजन क्रिएट होगा। ठीक है, देखो, अगर आप इसको ऐसा मानो कि अगर यहाँ पे कोई भी सरफेस टेंशन जैसा अफेक्ट नहीं होता, तो ये वाटर फ्लैट होता। ये जो मैंने अभी शेडेड, ये जो येलो जो शेड किया है, यहाँ पे वाटर सरफेस फ्लैट होता। अगर कोई सरफेस टेंशन नहीं होती तो ये वाटर जो है इस तरीके से ऊपर उठता ही नहीं, है कि नहीं। और अगर फ्लैट होता तो फिर ये क्वेश्चन ही नहीं बनता। ठीक है ना। तो सरफेस टेंशन के कारण यहाँ पे हुआ क्या, सरफेस टेंशन के कारण ये वाटर थोड़ा सा ऐसा ऊपर उठ गया। और सरफेस टेंशन के कारण यहाँ पे बाउंड्री पे जो फोर्स आ रहा होगा वो इस तरीके से एफ फोर्स आ रहा होगा वाटर के सरफेस पे, क्योंकि सरफेस टेंशन का जो फोर्स होता है वो वाटर के सरफेस के टेंजेंशियल होता है। तो इस तरीके से एफ फोर्स आ रहा होगा, और इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा वो हो जाएगा एफ साइन थीटा। ठीक है। और डाउनवर्ड डायरेक्शन में केवल ये जो शेडेड जो मैंने बना रखा है एम, इसका अगर आप मास एम मान लो, तो इसके ऊपर डाउनवर्ड डायरेक्शन में एम जी लग रहा होगा। यानी कि सरफेस टेंशन का जो वर्टिकल कंपोनेंट है, सरफेस टेंशन के फोर्स का वर्टिकल कंपोनेंट है एफ साइन थीटा, ये इस एम जी को बैलेंस कर रहा होगा। यहाँ पर आप ये ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स कि ये जो मास है, ये पूरे के पूरे वाटर का मास नहीं है। ये केवल उस वाटर का मास है जो कि सरफेस टेंशन के इफेक्ट के कारण ऊपर उठ गया है, जिसको मैंने शेडेड कर रखा है। ठीक है ना, देखो ये वाला मास हम कंसीडर कर रहे हैं यहाँ पे, केवल पूरा मास कंसीडर नहीं कर रहे हैं हम। ठीक है, ये केवल इतना जिसको मैंने यहाँ पे एम बोल रखा है, केवल इतना मास जिसको यहाँ पे शेड कर रखा है। ठीक है, केवल ये इतने मास को मैं एम बोल रहा हूँ। तो सरफेस टेंशन के कारण केवल इतना मास ऊपर उठ गया है। नीचे वाला मास तो सरफेस टेंशन नहीं होती तब भी वो वैसा का वैसा बना रहता। तो हम ये बोल सकते हैं कि अगर ये मास थोड़ा सा ऊपर उठ गया है, यानी कि सरफेस टेंशन का जो फोर्स है, इसका वर्टिकल कंपोनेंट इन द अपवर्ड डायरेक्शन मस्ट बी बैलेंसिंग द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन दिस लिफ्टेड वाटर इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। ठीक है ना। तो यानी कि एफ साइन थीटा एम जी के बराबर होगा। ये कोर फंडामेंटल इक्वेशन है इस क्वेश्चन की। ठीक है, तो मैं होप कर रहा हूँ आपको ये पहली इक्वेशन क्लियर हो गई होगी। अब इसके अंदर दो हमको चीजें फाइंड आउट करनी है कि एक तो एफ की वैल्यू क्या होगी, दूसरा एम की वैल्यू क्या होगी। एम है मास ऑफ दिस वाटर। अब आप देखो, ये जो उठा हुआ वाटर है, अब ये मास हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये कई बार बच्चे सोचते हैं। तो कोई डिफिकल्ट काम नहीं है, देखिए अभी मैं आपको करके दिखाऊंगा, आपको भी इजी लगेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम एफ की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पर हमको दिया हुआ है कि जो प्लेट है एक्स इज इक्वल टू एल पर, इसकी डेप्थ है कुछ, तभी ये वाटर इसके लेफ्ट साइड में इकट्ठा हो गया है। ये थ्री डी में है, ये थ्री डी में आप इमेजिन कीजिए। तो मान लेते हैं कि इसकी डेप्थ जो है वो डी है। अब हमको पता है कि सरफेस टेंशन के कारण जो फोर्स होता है वो क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ सरफेस टेंशन मल्टीप्लाइड बाय लेंथ। तो अगर अपन इस प्लेट की लेंथ को डी मान लें, जो कि इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर है, तो एस इंटू डी ये हो जाएगा सरफेस टेंशन के कारण फोर्स। तो ये जो एफ फोर्स लग रहा है एंगल पर,
उसकी वैल्यू सिंपली एस इंटू डी हो जाएगी, वेयर डी इज द डेप्थ ऑफ द प्लेट एट एक्स इज इक्वल टू एल। ठीक है, तो एफ की वैल्यू तो हमने निकाल ली। अब क्वेश्चन खड़ा होता है एन की वैल्यू क्या होगी। तो देखो एन की वैल्यू ये आएगी, इसको मैं अभी आपको दिखाऊंगा कैसे आती है ये वैल्यू, ये यहाँ पे थोड़े से इंटीग्रेशन की जरूरत पड़ेगी। तो अपन ये एम की वैल्यू कैसे आई है इसको अपन देखते हैं नेक्स्ट पेज पे। देखो मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ आपको एम कैसे आया। तो यहाँ पे हमने सेम डायग्राम को ड्रॉ कर रखा है। ये है कर्वेचर ऑफ द वाटर सरफेस, है ना। यहाँ पे अपन ने क्या किया, एक्स दूरी पर जाकर के एक छोटी सी स्ट्रिप कंसीडर की, डी एक्स विड्थ की। और इसकी जो डेप्थ है वो है डी, क्योंकि जो प्लेट है वो पूरी डी डेप्थ तक है, तो यानी कि जो डी एक्स जो स्ट्रिप है इसकी भी डेप्थ डी रही होगी। और इसकी जो हाइट है तो उसका वाई कोऑर्डिनेट हम मान लेते हैं वाई है। तो हम ये बोल सकते हैं कि ये जो छोटा सा हमने स्ट्रिप कंसिडर किया है जिसकी विड्थ है डी डी एक्स, उसका टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा, उसका वॉल्यूम हो जाएगा डी एक्स मल्टीप्लाइड बाय वाई मल्टीप्लाइड बाय डी। ये हो जाएगा वॉल्यूम, अगर हम प्लेट की डेप्थ को डी मान रहे हैं तो। मल्टीप्लाइड बाय रो, ये हो जाएगा डीएम मास इस छोटे से डीएक्स विड्थ की स्ट्रिप के अंदर, इस एलिमेंट के अंदर जितना मास आ सकता है वाटर का, वो मास हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया। डीएम मास वो इस तरीके से आ जाएगा, कैसे आया ये, डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम। तो डेंसिटी तो हो गई रो, इस डीएक्स जो स्ट्रिप है, इस स्ट्रिप ये एक तरीके की क्यूबॉइडिकल एक स्ट्रिप होगी। अगर आप इसको 3D में इमेजिन करो तो उसका जो वॉल्यूम होगा वो कितना हो जाएगा, डीएक्स मल्टीप्लाइड बाय वाई मल्टीप्लाइड बाय डी, वेयर डी इज द डेप्थ ऑफ द प्लेट। ठीक है ना। ये आ गया डीएम मास हमारे पास में, इसको अगर अपन इंटीग्रेट कर देंगे दोनों तरफ तो हमारे पास में टोटल मास ऑफ वाटर मिल जाएगा, जीरो से एल तक के बीच में। तो अगर अपन इंटीग्रेट कर देंगे, लिमिट अपन यहाँ पे एक्स पे लिमिट लगा देंगे जीरो से एल तक, और मास पे लिमिट लगा देंगे जीरो से एम तक, तो हमारे पास में ये मास आ जाएगा। ठीक है ना। तो मैं होप कर रहा हूँ आपका आपको ये मास की कैलकुलेशन भी क्लियर हो गई होगी। ठीक है। तो इसी मास को हमने यहाँ पे इक्वेशन नंबर 3 में कैलकुलेट किया हुआ है। ठीक है, ये यहाँ से आया है, ये इसका पूरा डेरिवेशन मैंने आपको यहाँ समझा रखा है। अब इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 2 और 1, इन तीनों को अगर हम कंबाइन कर दें, यानी कि 1 के अंदर अगर हम 2 और 3 का डेटा पुटअप कर दें, तो हमारे पास में ये इक्वेशन बन जाएगी, है ना। एम जी इज इक्वल टू एफ साइन थीटा लिखा हुआ है सिंपली। ठीक है ना। एफ की वैल्यू रख दी, एम की वैल्यू रख दी, तो हमारे पास में ये इक्वेशन बन जाएगी। अब इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। ये हमारे पास में इक्वेशन है, इसी इक्वेशन को जो इक्वेशन नंबर 4 थी उसको हमने दोबारा से यहाँ पे लिख लिया है। तो सबसे पहले तो हमने क्या किया, डी को कैंसिल कर दिया लेफ्ट राइट से, क्योंकि डी एक कांस्टेंट है तो उसको दोनों तरफ कैंसिल कर सकते हैं। अब देखिए, अब यहाँ पे आता है एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कि हम ऑप्शन अगर देखें तो ऑप्शन में हमको सारे के सारे आंसर चाहिए इस तरीके की डिफरेंशियल इक्वेशन में, इंटीग्रेशन की फॉर्म में आंसर नहीं चाहिए। तो अपन क्या करते हैं कि ये जो हमारी इक्वेशन आ गई इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। मैं ये होप करके चल रहा हूँ स्टूडेंट्स कि आपको पता होगा कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे के उल्टे फंक्शन होते हैं, रिवर्स फंक्शन होते हैं। तो अगर आप इंटीग्रेशन वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं तो इंटीग्रेशन का साइन हट जाता है। ये मैं होप कर रहा हूँ आपको पता होगा। तो अगर आप इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो आपके पास में ये एक्सप्रेशन आ जाएगा दोनों तरफ, है ना। हमने इसको डिफरेंशिएट कर दिया तो ये एक्सप्रेशन आ गया। इसमें से अगर अपन टर्म्स को रीअरेंज कर लेते हैं तो हमारे पास में ये एक्सप्रेशन आ जाएगा, डी थीटा बाय डी एक्स आ गया। ये इसको हमने बोल दिया इक्वेशन नंबर 5। अब अगर इस इक्वेशन में से अगर अपन डी थीटा बाय डी एक्स को एलिमिनेट कर दें, है ना, डी थीटा बाय डी एक्स को अपन एलिमिनेट कर दें तो आंसर आ जाएगा। अब कैसे एलिमिनेट करेंगे, तो देखो हमें पता है इक्वेशन के अंदर हमको ये डेटा दिया हुआ है कि डी वाई बाई डी एक्स इज टेन थीटा। और ये बात ऑब्वियस भी है, ये बात हमको ऑलरेडी पता है कि स्लोप ऑफ द टेंजेंट को डी वाई बाई डी एक्स से रिप्रेजेंट किया जाता है। और उसको अगर हमें थीटा एंगल पता है तो टेन थीटा के बराबर होता है। थीटा इज द टेंजेंट, द एंगल विच टेंजेंट इज मेकिंग विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, है ना। ये सारी बातें आपको बता रही होंगी। तो यहाँ पे हमने यही किया है, डी वाई बाई डी एक्स को हमने टेन थीटा के बराबर लिखा। तो हमको क्योंकि डी थीटा बाई डी एक्स की टर्म चाहिए तो हम इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर देते हैं। अगर आप इसको डिफरेंशिएट करते हो तो आपके पास में आ जाता है सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा बाय डी एक्स, ये टर्म आ जाएगी। अब अपन क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 5 में डी थीटा बाय डी एक्स की वैल्यू इक्वेशन नंबर 6 से डाल देंगे। ठीक है ना। अब आप देखो दिख रहा होगा कि आंसर आने वाला है। ठीक है ना। तो यही हमने यहाँ पे काम किया, एलएचएस को तो एज इट इज रखा हमने। ये जो इक्वेशन ऊपर थी हमारे पास में इक्वेशन नंबर 5, उसमें एलएचएस को एज इट इज रखा। और राइट साइड में हमने डी थीटा बाय डी एक्स की जगह उसकी वैल्यू रख दी। और इसको अपन टर्म्स को रीअरेंज कर लेते हैं तो हमारे पास में ये टर्म आ जाएगी, है कि नहीं, क्योंकि वन अपॉन सेक स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर होगा। अब आपको पता है स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन के हिसाब से कि अगर थीटा छोटा हो तो कॉस थीटा की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 1 होती है, तो यहाँ पे अपन स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन लगा देते हैं। और जैसे ही आप ये अप्रोक्सीमेशन लगाते हो आपके पास में आंसर आ जाता है। यही आंसर इस क्वेश्चन का है। ठीक है ना। तो देखो अगर आप फंडामेंटली देखो तो इस क्वेश्चन के अंदर हमने किया क्या, इस क्वेश्चन के अंदर हमने यहाँ पर ये जो इक्वेशन नंबर 1 है ये इसकी मोस्ट फंडामेंटल इक्वेशन है। अगर आपको ये क्लियर है तो इसके बाद में एफ की वैल्यू निकालना कोई मुश्किल काम नहीं है। एम की वैल्यू निकालने में हो सकता है आपको शुरुआत में चैलेंज हो, लेकिन इस तरीके के क्वेश्चन में अपनी क्लासेस में काफी डिस्कस करता हूँ।
तो मेरे स्टूडेंट्स को ये सब क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं आती और वो एम की वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं। और जब आप यहाँ पे एम की वैल्यू रखते हैं तो उसके बाद में तो फिर सॉल्यूशन अपने आप इवॉल्व होने लगता है, आंसर आ जाता है। ठीक है ना। अगर यहाँ पे तो क्या है, ये आपको समझाने के लिए मैंने इतना सब कुछ यहाँ पे लिख करके समझाया है ताकि आपको ये पूरा का पूरा सॉल्यूशन क्लियर हो जाए। जब ये क्वेश्चन मैंने खुद ने पहली बार सॉल्व किया था, मैंने इसको 2 लाइन में कर दिया था, क्योंकि बहुत सारी कैलकुलेशन तो हम लोग अपने मेंटल लेवल पे ही कर लेते हैं। तो बस इक्वेशन नंबर 1 लिखी, एम की वैल्यू मैंने डायरेक्टली अपनी इमेजिनेशन से लिख दी, और तीसरी लाइन में तो आंसर ही था। तो आप लोग भी इस लेवल तक जा सकते हैं। केवल जरूरत है कंसेप्चुअल क्लैरिटी की और इंट्यूशन की। इंट्यूशन एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है स्टूडेंट्स। ज्यादातर बच्चे जो है इंट्यूटिवली नहीं सोचते हैं, उनके पास में डायरेक्ट कनेक्ट करके, रियलिटी से कनेक्ट करके फिजिक्स को समझने की क्षमता नहीं है। वो फिजिक्स को मैथ्स की ब्रांच की तरह देखते हैं, जो कि एक बहुत ही गलत अप्रोच है। मैं अपनी क्लासेस में 8th क्लास से लेकर के 12th क्लास तक के स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ, आईआईटी नीट और ओलंपियाड सभी के लिए। और जनरली 8th और 9th क्लास में वो स्टूडेंट्स मेरे साथ में जुड़ते हैं जो अर्ली प्रिपरेशन ऑफ आईआईटी नीट या ओलंपियाड करना चाहते हैं। और मेरे स्टूडेंट्स इस लेवल के क्वेश्चन 9th 10th में भी इजीली कर पाते हैं। सभी नहीं कर पाएंगे मैं ये कहूंगा, लेकिन हाँ, जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं वो 9th 10th में भी इस तरह के क्वेश्चन को कर पाते हैं। और जो 12th के लेवल तक आ जाते हैं वो तो फिर एक अलग लेवल पे पहुंच जाते हैं, वो फाइनली टॉपर्स बनते हैं, आईआईटी में, नीट में, ओलंपियाड्स में, हर जगह। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसी तरीके के कॉन्सेप्ट्स और प्रॉब्लम्स के साथ में हम लोग मिलेंगे आने वाले वीडियोस में। थैंक यू। बाय।